भारतीय लोकतंत्र में कई रिश्ते होते हैं, गठबंधन, विपक्ष, समर्थन, सहयोग और सबसे अहम भरोसा। लेकिन राजनीति में भरोसा उतना ही टिकाऊ होता है जितना चुनावी वादों में विकास। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक के सहारे नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भरोसे की घड़ी में बांध दिया, वो भी इतनी सफाई से कि उन्हें पता भी नहीं चला कब सहमति दे दी और कब फाइल आगे बढ़ गई। अध्याय 1, पटना में पॉलिटिकल लहर। पटना के मौसम में मार्च का हल्का सा ताप था, लेकिन सियासी गर्मी इतनी थी कि विपक्ष के नेता भी एसी बढ़ाकर बैठे थे। इसी बीच अमित शाह पटना पहुंचे। उनके आगमन का मतलब होता है कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ लोगों के लिए कुर्सी छोटी होने वाली है। पटना एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक पूरे रास्ते की हवा में संशोधन की खुशबू थी, लेकिन वो कौन सा संशोधन था यह सिर्फ शाह जी जानते थे। अध्याय 2, नीतीश कुमार। फंस तो गए हैं पर दिखाना नहीं है मोड में। नीतीश बाबू, जिन्हें बिहार की राजनीति का शतरंज मास्टर माना जाता है, इस बार खुद भी उस खेल के मोहरे बन गए थे। वक्फ बिल को लेकर उनकी पार्टी में बगावत के सुर थे। मुस्लिम वोट बैंक चिंता में था और पार्टी के कुछ नेता शाह से ज्यादा शाहीन बाग में रुचि लेने लगे थे। नीतीश को समझ में आ गया था कि अगर ना कहा तो एनडीए में दरार और हाँ कहा तो अल्पसंख्यक वोट बैंक छिन्न भिन्न। तभी शाह जी ने दस्तक दी। अध्याय 3, शाह का शतरंज और विश्वास का पिटारा। शाह ने नीतीश से मुलाकात की, मुस्कुराए, बोले, हमारे बीच भरोसे की बात है नीतीश जी, बस यही भरोसा चाहिए आपको और आपकी पार्टी से। नीतीश कुछ कह पाते उससे पहले ही एक चाय आई और चाय के साथ एक फाइल, वक्फ संशोधन विधेयक। बस इतना करना है, समर्थन देना है, बाकी सब मैनेज हो जाएगा, शाह ने कहा। नीतीश ने सोचा, मैनेज कौन कर रहा है, मैं या ये? लेकिन फिर उन्हें याद आया कि इस वक्त राजनीति में भरोसा ही सबसे महंगा सिक्का है और वो सिक्का उनके पास नहीं, शाह के पास है। अध्याय 4, चिराग पासवान। पब्लिक रिलेशन से पॉलिटिकल रिलेशन तक। अब बारी थी चिराग पासवान की, जो खुद को बिहार का अगला सुपरस्टार मानते हैं, राजनीति में भी और मीडिया फ्रेम में भी। पहले तो चिराग ने ट्वीट करके वक्फ बिल को विवादास्पद बताया, फिर प्रेस में कहा हम सोच समझकर फैसला लेंगे। लेकिन शाह जानते थे कि चिराग को बस एक सही एंगल चाहिए कैमरे का और थोड़ी सी सहूलियत टिकट बंटवारे में। इसलिए उन्हें भी बुलाया गया, बिठाया गया और समझाया गया कि ये जो विधेयक है इसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा है और तुम्हारे लिए लोकसभा में कुछ सीट है। बस फिर क्या, चिराग बोले मुझे देश हित में साथ चलना है। अध्याय 5, जेपीसी, जहां संशोधन से समाधान निकलता है। अब तक बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में जा चुका था। वहां कुल 58 संशोधन प्रस्तावित हुए, जिसमें से 44 विपक्ष के और 14 एनडीए सहयोगियों के थे। जेपीसी ने विपक्ष के संशोधन तो ऐसे खारिज किए जैसे टिंडर पर पुराने मैच, लेकिन एनडीए सहयोगियों के सुझावों को अपनाया गया ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी गई। नीतीश और चिराग को यह संदेश साफ गया, देखो हम तुम्हारी बात सुनते हैं, बस बोलो वही जो हम चाहते हैं। अध्याय 6, मुस्लिम संगठनों का विरोध और कुर्सी की दुविधा। बिल का विरोध सड़कों पर था। मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया, इफ्तार में न आने की धमकी दी और नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक को चेताया। नीतीश असहज थे, लेकिन शाह ने कहा आपका जनाधार हमसे नहीं कांग्रेस से खतरे में है, साथ रहो सब ठीक होगा। नीतीश को समझ में आ गया कि इस बार सब ठीक तभी होगा जब वो चुपचाप साथ दें। अध्याय 7, संसद में शाह की चुप मुस्कान। जब बिल लोकसभा में पारित हुआ, शाह मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसे राजनीति में मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। चिराग और नीतीश वहीं बैठे थे और सोच रहे थे, हमने तो समर्थन दे दिया पर असल फायदा किसे हुआ? उत्तर सीधा था, बीजेपी और अमित शाह। अध्याय 8, मीडिया में मजा और जनता में मजाक। मीडिया ने इस कहानी को भरोसे की जीत बताया। कुछ ने लिखा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ा, तो कुछ ने कहा नीतीश के विकल्प नहीं विकल्प बनाना चाहते हैं शाह। सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हुई। नीतीश, मुझे लगा हम बिल का विरोध करेंगे। शाह, हम करेंगे लेकिन आप समर्थन करेंगे। चिराग की फोटो पर कैप्शन, सीटें चाहिए थी, सीटी बच गई। अध्याय 9, राजनीति का नया अध्याय, भरोसा 2025। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो शाह का ये भरोसा अभियान असली पिच बन चुका है। वक्फ बिल अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि बीजेपी का ट्रस्ट टेस्ट बन चुका है। जो साथ दे उसे सीट मिलेगी, जो विरोध करे उसे ट्वीट करने की छूट मिलेगी। राजनीति में भरोसा बिकता नहीं, गढ़ा जाता है। शाह ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में सबसे मजबूत हथियार बातचीत है, खासकर जब आप में सामने वाले को यकीन दिलाने की काबिलियत हो और कुछ वादे पूरे करने का दम। नीतीश और चिराग ने जो समर्थन दिया वो किसी भी बटन दबाने से कहीं ज्यादा था। वो एक मौन समझौता था। अब सवाल ये नहीं कि वक्फ बिल पास हुआ या नहीं, असली सवाल ये है
कि किसके नाम से हुआ और किसकी चाल से हुआ। क्योंकि बिहार में संजय जी इस पे भी, क्योंकि बिहार जाना जाता है नमस्कार। आंदोलनों के कारण। डंडी याद होगा आपको, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जिसकी शुरुआत क्विट इंडिया मूवमेंट की उसी के दौरान शुरुआत हुई थी। और दूसरा द फेमस संपूर्ण क्रांति जेपी मूवमेंट, जिसने इंदिरा की सरकार को हिला दिया था। जी संजय जी, बिहार इस बार क्या देखना है? अजय जी, मैं बता दूं कि चुनाव की डुगडुगी अभी बजी नहीं है, लेकिन एक तरह से ये चुनावी माहौल धीरे धीरे हो गया है और चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 22-23 नवंबर के पहले वहां सरकार का गठन हो जाना है। तो मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि बिहार में 243 विधानसभा का सीट है, जिसमें अभी वर्तमान में भाजपा के पास 78 सीट है। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके पास 4 सीट है। जदयू के पास 45 सीट है और निर्दलीय 1 है। मतलब एनडीए के पास टोटल 128 आदमी, अभी 28 विधायक अभी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो 79 आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 19 है, माले के पास 12 है, भाकपा 2 है, माकपा 2 है और एक ओवैसी की पार्टी के एमएलए है, इनका 115 है। अभी वर्तमान स्थिति यही है। इसमें 38 सीट, 243 में से 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब सवाल आपने जो कहा अजय जी कि भ्रष्टाचार का, तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार पर चुनाव होते ही रहा है। चाहे 1977 का चुनाव उठा लीजिए, चाहे 89 बीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी केंद्र में, उसकी चुनाव उठा लीजिए। बिहार वैसे भी वो नेतृत्व करने के लिए हमेशा बेचैन रहा है और यहाँ के लोग भी काफी एग्रेसिव होते हैं। कोई किसी आंदोलन की बात अगर आप करेंगे तो उससे बिहार अछूता नहीं है। बिना बिहार को लिए ये आंदोलन, कोई आंदोलन सक्सेस हो नहीं पाया है। आजादी की लड़ाई की बात करेंगे तो सबसे पहला फांसी अगर कहें तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को मिला हुआ था। तो ये चलते रहता है। अब उड़ीसा 1935 में उड़ीसा बिहार से कट करके नया राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कट करके नया राज्य बना। तो अभी इनके पास 243 सीट है। अब रहा बात भ्रष्टाचार का, तो अगर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की माने तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सिर्फ ये लोग चारा घोटाला की बात करता है, लोग सृजन घोटाला का बात नहीं करता है लोग, जहां 3300 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस प्रकार टोटल नियुक्ति घोटाला को भी तेजस्वी जुड़वाते हैं और गिनवाते हैं। कहते हैं कि टोटल नीतीश के कार्यकाल में 55 घोटाले हुए हैं। 55 घोटालों की लंबी फहरिस्त भी वो जारी करते हैं, बताते भी हैं तेजस्वी की इस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन अजय जी, हम बता दें कि बिहार में घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर ये सब कोई ठोस माने नहीं रखता है। अब ये सामान्य सी बात हो गई है। बिहार से सटा झारखंड है, यहाँ भी देखिए घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यहाँ से निकल करके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहां के भी वही हालात बनते हैं। तो घोटाला और भ्रष्टाचार अब कोई ठोस माने नहीं रखता। हाँ, बिहार में जातीय समीकरण और जातीय बातें, धर्म की बातें, ये सब माने रखता है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर आए थे। सदीसोपुर एक जगह है वहां का, पटना से सटे, वहां उन्होंने अपना कैंप किया था और कई लाख लोग आए हुए थे। अंत में बाबा बागेश्वर को मना करना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, हमारे पास यहाँ रहने का जगह नहीं है। तो एक तो हिंदुत्व की बात हुई, हिंदुत्व का पासा भारतीय जनता पार्टी जो फेंकती है वो फेंकेगी ही। लेकिन अहम बात है कि किसी मामले में अब लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी, अपने पिता से कम नहीं जा रहे हैं। अभी इन लोगों ने एक नया संगुफा छोड़ रखा है माफ करेंगे कि मिथिलांचल का कुल इलाका जो पड़ता है उसमें 100 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार भी रही हुई हैं।
उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मिथिलांचल को एक राज्य बना देंगे। तो इसका भी असर दिखलाई देगा, क्योंकि इधर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी सेम बात बोलते हैं कि अब एक बृहत मिथिलांचल की जरूरत है। तो बृहत मिथिलांचल में वो गोड्डा, देवघर इन सबको जोड़ करके वो लेकर के उधर निकल जाते हैं। भागलपुर वगैरह का इलाका जो बनता है वो सब लेते हुए वो बताते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनकी इन बातों का अपने मतदाताओं पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि ये चुनावी माहौल बनाने की हर पार्टी ने तैयारियां कर रखी हैं और तैयारियां चल भी रही हैं। आपने कहा कि नीतीश के बेटे निशांत है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो अक्षर सही कहा आपने। उनके बेटे नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, हालांकि उनका भी उम्र 48-49 साल हो गया है, लेकिन अब वो राजनीति में रुचि ले रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं और अपने पिता के किए कार्यों पर मुहर भी लगा रहे हैं कि पिताजी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और बिल्कुल नीतीश के डुप्लीकेट है। इस प्रकार नीतीश रुक रुक के बोलते हैं, उसी प्रकार ये भी रुक के बोलते हैं। और नेताओं वाली जो बात होती है वो निशांत में दिखलाई दे रहा है। इसलिए वो प्रवेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इनको सपोर्ट कितना मिलता है। जैसे मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश को समर्थन मिला, लालू यादव के पुत्र को समर्थन मिला। झारखंड की बात करें तो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को समर्थन मिला। अब देखना यह है कि जदयू उन पर कितना दांव लगा रही है, तो उनको क्या वही तरजीह दे रही है, या उनके नीचे के जो नेता हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई आप पंक्तिबद्ध हो करके आए। तो एक नया राजनीतिक माहौल तैयार होगा और एक नई राजनीतिक बातें होंगी जब उनके जदयू ज्वाइन कर लेने के बाद। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है या जो समझा जा रहा है या जिस तरह से प्रचार हो रहा है कि नीतीश जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हालांकि नीतीश जी हर डिसीजन लेकर के चल रहे हैं और उनके लोगों के अनुसार नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी भ्रष्टाचार की बात कर करके गिनवा रहे हैं, उसका जनता पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो मुसलमान वक्फ वाले में सपोज नीतीश के समर्थन कर देने से मुस्लिम समाज काफी नाराज है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बिहार और झारखंड में किसी सूरत पर जो ये लोग पास किए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसके लिए चाहे जो करना हो। तो वो मुस्लिम समुदाय का भी वहाँ प्रतिशत बढ़िया है, जैसे 18 से 19% वो हो जाते हैं। इसके अलावा यादव लोग भी लगभग 15% के आसपास हो जाते हैं। तो 32-35% सीट वोटर जो है एक पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आएंगे। रेस्ट जो बचा है उसमें भी मारामारी होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि इसको हम क्या करें। जो मुद्दा आपने पूछा बताया, तो मुद्दा जल जमाव का भी मुद्दा है। बाढ़ से उत्तर बिहार पूरी तरह से परेशान रहता है। इस बाढ़ के कारण मलेरिया, डेंगू, कई तरह की बीमारियां भी फैलती है और पानी निकासी का जुगाड़ नहीं रहता। हालांकि पानी निकासी नहीं होने के कारण ही उधर मखाना की खेती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मखाना आयोग बनाने का जो ऐलान किया है उसका भी असर देखना होगा। वो बदले की कार्रवाई हुई कि अगर राबड़ी देवी ने कहा है कि भाई हम इस क्षेत्र को एक नया स्टेट बनाने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ इधर से भारतीय जनता पार्टी ने मखाना आयोग बनाया है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों की टकराहट में क्या है। और अब तो बाजार खुल गया है अजय जी, सब कोई अपना अपना तोता लेकर के सामने आएगा और बताएगा कि उनसे ज्यादा सफेद मेरी साड़ी है, मेरे चादर ज्यादा सफेद है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।